स्वागत है आपका। और डिस्कस करें हम लोग मुख्य परीक्षा का प्रश्न, क्रिटिकली इवैल्यूएट द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उग्रवादी चरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें पहला काम आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो में 3.5 लाइन आपको मैंने कल भी पढ़ाया था लास्ट सेशन में कि क्या क्या उसकी परिभाषा है वो लिख देंगे। अब यार कभी सोचा है आपने कि समीक्षा किसकी की जाएगी? पूरे चरण की समीक्षा करनी है तो पूरे चरण की समीक्षा हवा में करेंगे? नहीं, कुछ तो आधार देंगे ना पहले आप। तो दो तरीका है, या तो पहले इसके कुछ कार्यों की चर्चा कर ली जाए और उस कार्य के आधार पर समीक्षा कर ली जाए, या समीक्षा करते हुए इसके कार्यों को बतौर उदाहरण दे दिया जाए। क्लियर? अब देखो, मुख्य परीक्षा में आपको मैं सिखाता हूं कि लिखते कैसे हैं या कॉपियां चेक कैसे होती है। पहली बात आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपकी कॉपी को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने को तैयार नहीं है। कोई नहीं पढ़ेगा। ये लिख लीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज में बैठ जाइए, वहां में बैठ के देख लीजिए। आपको लिखना नहीं, आपको दिखाना है। यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स। आपको दिखाना पड़ेगा। सिर्फ लाइन बाय लाइन लिख करके आप अगर मार्क्स पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। दूसरा, वो जितना पढ़ेगा उतना आपके हिंदी वालों में खासतौर पर स्पेलिंग एरर्स ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, जितना वो गोला करेगा। जैसे कई बार मैं जब कॉपियां चेक कर रहा था तो कुछ बच्चों की इतनी गलतियां कि एकदम गुस्सा लग रहा था कि अगर मिल जाए सामने तो उससे कम 2 घंटा 2 रैप्टा जोर कर धरे, बहुत कस के एकदम 360 डिग्री घूम के वापस आए। हाँ, अच्छा होता क्या है, कई बार लगातार कॉपी चेक कर रहा है और लगातार कॉपियां तुम्हारे साथ नालायकों की मिल रही है, तो नतीजा इरिटेशन तो होगा भाई, टीचर ही तो है, वो इरिटेट होगा। अब इरिटेट हो गया तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो जो है घुमा के रैप्टा धर देगा। जैसे इरिटेट हुआ, अब वहां तो आप रहेंगे नहीं, तो काट पीट के 0 कर देगा। जैसे वो बच्चे जिन्होंने गलत लिखा आंसर, फिर भी मैं उन्हें लेबर चार्ज 2 से 2.5 नंबर देता हूं। अगर गलत भी लिखा आंसर और उसके बाद मात्राओं में गलतियां हैं, काट के 0, 1 नंबर नहीं देता। मात्राओं में गलतियां नहीं होंगी तो कम से कम 2-2.5 कुछ दे दूंगा, ठीक है। मात्राओं में गलतियां होंगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे कोशिश कीजिएगा कि जो पहला आपको मैं बताया कि पहले कार्य लिख दो और उस कार्य के आधार पे समीक्षा कर लो। उससे क्या होगा कि चीजें स्पष्टतः दिखेंगी। चीजें क्या होंगी? स्पष्टतः दिखेंगी। और लिखने से ज्यादा जरूरी है दिखाना। उसे दिखे सब कुछ क्लियरली कि हाँ, इस आंसर में उस बच्चे ने क्या क्या लिखा है। तो आपका दूसरा काम, अब हम बात करेंगे मेन बॉडी की। आपका मेन बॉडी यहां से शुरू होगा और मेन बॉडी के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा मेन बॉडी का, इसका फंक्शन से डिस्कस करना है। इसका क्या करना है? TION, फंक्शनिंग्स डिस्कस कीजिए। इसके कार्य को डिस्कस कीजिए, कार्यों को, फंक्शंस को डिस्कस कीजिए। और दूसरा किस पे आइए? रिव्यू पे। और जब भी रिव्यू लिखोगे यार तो ध्यान देना, पहले पॉजिटिव बाद में रिव्यू। पॉजिटिव नेगेटिव होगा। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो पूर्णतः सही हो, जिसमें कोई गलतियां ना हो, या पूर्णतः गलत हो, उसमें कोई सही ना हो। दैट इज द मिडवे। अगर आप केवल पॉजिटिव साइड देखते हैं तो आप इमोशनली बेवकूफ हैं। अगर आपको नेगेटिव साइड नहीं दिख रहा है तो आप एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर नहीं हो सकते, आप एक अच्छे SP नहीं हो सकते, आप एक अच्छे कलेक्टर नहीं हो सकते। क्यों? आपको जो उसके पीछे छिपा हुआ चीज है वो दिख ही नहीं रहा है। यही चीज आपको कल लाइफ में नहीं दिखेगी। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे। आपको केवल नेगेटिव दिख रहा है तब भी आप एक अच्छे प्रशासक नहीं हो सकते। आपको पॉजिटिव भी दिखाई पड़ना चाहिए। बैलेंस अप्रोच यही होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या कार्य किया। तो कार्य, किसके कार्य? उग्रवादियों ने क्या क्या कार्य किया? उग्रवादियों ने राजनीतिक कार्य कुछ किया होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उग्रवादियों का पॉलिटिकल फंक्शन क्या था। देखो यार, पॉलिटिकल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इनका जो पॉलिटिकल फंक्शंस था वो ये कि इन्होंने यूथ को अट्रैक्ट किया या नहीं किया? हड़ताल पहला काम किया इन्होंने, यूथ को अट्रैक्ट किया। क्लियर? पहला काम क्या किया? यूथ को अट्रैक्ट किया। तो
कनेक्टेड विथ यूथ, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में यह सफल रहे, और सिर्फ युवाओं को आकर्षित नहीं किया बल्कि संगठनात्मक मजबूती दी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ दिया हमारे फ्रीडम मूवमेंट को। फॉर एग्जांपल, गणेश महोत्सव चलाए थे, शिवाजी महोत्सव चलाए थे। गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव को मनाने के लिए, उसे परिचालित करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए बड़े पैमाने पर यूथ आएगा। यूथ पहले चंदा कलेक्ट करेगा, फिर तैयारी करेगा, फिर पंडाल वगैरह बनाएगा, करेगा ना इतना सारा काम। तो जब 15-20 दिन आप एक साथ काम कर लेंगे तो कोहेसिवनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। फिर आप वहीं पर नए नए विचारों से अवगत होंगे, अपनी संस्कृतियों से अवगत होंगे, और जब हम नए नए विचारों से अवगत होंगे, नई नई संस्कृतियों से अवगत होंगे, तो आपके भीतर राष्ट्रवाद क्या होगा? बोलो यार। तो क्या किया इन्होंने? नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज्यादा इनहैंस किया और ज्यादा बढ़ावा दिया। तो नेशनलिज्म देखो, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तीर तुक्का है। आपको मैंने कल पढ़ाया था, वही बात आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि लिखना कैसे है। तीसरा आपको क्या बताया था मैंने? ऑर्गेनाइजेशन। अब तक हमारे पास कांग्रेस था, नो डाउट, लेकिन कांग्रेस युवाओं से दूर था। कांग्रेस में थे कौन? बुजुर्ग। युवाओं को कोई पूछ नहीं है। जैसे आप कहीं चले जाओ, जैसे आप 4 यूथ हो ना, तो आप लोग कहीं चले जाओ ऐसी जगह जहां कोई बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, तो वहां बुजुर्ग आदमी के बीच में ना आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। वो अपने में मस्त है, उनका अपना आइडियोलॉजी, उनका अपना कार्य करने का तरीका है, उनका अपना माइंडसेट है। वहां आप बहुत देर सरवाइव करने वाले देखा है। मरनी में, मतलब कोई मर जाए तो शमशान शव यात्रा में सबसे ज्यादा बुजुर्ग जाते हैं, और शादी ब्याह में युवा। तुम सोचा है काहे? अपना एक जमात है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, वहां जाके चुपचाप रहना है और यहां जाके डांस करना है, हुड़दंग मचाना है। तो बुजुर्ग कितना हुड़दंग मचा लेगा? बुजुर्ग कितना हुड़दंग मचा। अच्छा, एक और समस्या रहती है ना भाई, कि हम नहीं गए तो मेरे में कौन आएगा। हाँ, युवा को ब्याह की चिंता और बुजुर्ग को मरने की चिंता। हाँ? कि हम नहीं जाएंगे तो मेरे में, भाई अगर बुजुर्ग व्यक्ति सब यात्राओं में ना जाए तो उसमें कौन आएगा? और जवान आदमी, ये आप जो बैठे मेरे सामने, कि अगर हम उसके ब्याह में नहीं गए तो मेरे ब्याह में कौन आएगा? एक ये समस्या ये भी रहती ही रहती है। तो कुल मिलाकर के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ दिया इस फ्रीडम मूवमेंट को। क्या किया? संगठनात्मक शक्ति। ऑर्गेनाइजेशनल, आप लोग हिंदी में भी लिखते रहिएगा, स्ट्रेंथ, संगठनात्मक शक्ति। तो लिख लीजिए, युवाओं को आकर्षित किया। मैं लिख ही देता हूं, क्या किया? युवाओं को आकर्षित किया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। जब युवा तक राष्ट्रवाद आएगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। संगठनात्मक मजबूती, संगठनात्मक स्ट्रेंथ, मजबूती दिया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा आप अगर बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि उग्रवादी लोग वो लोग हैं जिन्होंने उग्र प्रदर्शन किया, जिन्होंने खुला विरोध किया है, ओपन एंड स्ट्रॉन्ग अपोज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ओपन और स्ट्रॉन्ग अपोज आप जब सरकार का आप करेंगे तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो नया नया टेक्निक आएगा, हड़ताल, भूख हड़ताल, चक्का जाम करेंगे ना, ये सब तो करते हैं यूथ। हड़ताल, भूख हड़ताल, चक्का जाम, बाइकॉट। तो अब न्यू स्टाइल ऑफ या पैटर्न ऑफ अपोज, विरोध करने की क्या आई? नई शैलियां आई। क्या क्या नई शैली थी विरोध करने की? तो एक शैली है स्ट्राइक, हड़ताल। दूसरी शैली है बाइकॉट। बाइकॉट, तुम लोग रोज भूकंप आने का इंतजार करते हो क्या? ये रोज को रोज भूकंप आने का इंतजार करते हैं। तो न्यू स्टाइल, न्यू पैटर्न ऑफ अपोज, स्ट्राइक करेगा, बाइकॉट करेगा, और क्या करेगा? तो गवर्नमेंट का ओपन अपोज करेगा।
यानी सरकार खराब है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएंगे। इन नई शैलियों से क्या किया जाएगा, यहां पर कार्य किया जाएगा। अच्छा, और क्या कार्य किया, पांचों लिख लेते इतना। हाँ, नई शैली में विरोध, विरोध करेंगे कैसे, नई शैली में विरोध करेंगे। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा पॉइंट वाइज। आपके नोट्स में केवल 3 पॉइंट दिए हैं, यहां पे धीरे धीरे मैं 5 से 6 पॉइंट करा रहा हूं। ठीक है, तो चीजें जब भी कोई क्लास पढ़िएगा ना, आज के 2 साल बाद जब क्लास पढ़िएगा तब भी पैटर्न बदल जाएगा, लगातार अपडेशन होता रहता है। ठीक है, चले आगे, आइए पांचवा। अच्छा, ये बताओ कि क्या इन लोगों ने प्रेस की लिबर्टी की मांग की थी, क्या इन लोगों ने स्वराज्य स्वशासन की मांग की थी या नहीं की थी। तो हालांकि प्रेस के लिबर्टी की मांग उदारवादियों ने की थी, नहीं की थी, उदारवादियों ने की थी, लेकिन उस बड़े पैमाने पर नहीं की थी। ठीक है, यहां पर बड़े पैमाने पर क्या होगा, डिमांडेड लिबरेशन ऑफ प्रेस, लिबरेशन ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी की मांग। क्या होगा, प्रेस की आजादी की मांग, डिमांडेड लिबरेशन ऑफ प्रेस। अगला क्या है, डिमांडेड, देखो ध्यान देना, स्वशासन और सेल्फ रूल। स्वशासन हमने कब मांगा, 1905 के कांग्रेस सेशन में, और स्वराज्य कब मांगा, 1906 के शासन में। तो सेल्फ रूल उल्टा हो गया। एंड 7वां है डिमांडेड स्वराज्य। ठीक है, क्या किया हमने, सेल्फ रूल और स्वराज्य मांगा है। तो ये हमारे पॉलिटिकल कार्य थे। ठीक है, ये क्या था, राजनीतिक कार्य। ठीक, अब इकोनॉमिक फंक्शंस भी तो होगा, बोलो भाई, कुछ तो आर्थिक कार्य भी होगा। हाँ, फंक्शंस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कोशिश ये कीजिएगा कि फंक्शंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की बजाय इस तरह से डायग्राम बना के छोड़, क्योंकि भाई 250 शब्द का ही जगह है, 250 शब्द की ही जगह है। तो आपको कोशिश ये करना है कि या तो ऐसे डायग्राम बना के छोड़ दीजिए, या जब आप लिख रहे हैं लाइनों में तो कॉमा देख लिख लीजिए। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूं इस तरह से लिखना। पूछो का है, देखो पॉइंट गिना जा रहा है, 7 नंबर, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट का मतलब है 3.5 नंबर, हर पॉइंट पे आधे नंबर मिलेंगे। अब तुम्हारे पास तुमने पॉइंट ही लिखा है 14-15 पॉइंट, और लिखा भी तुमने कितना है, एक एक शब्द, भाई वाक्यांश है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वाक्यांश है। बट तुम्हारी आंसर को, तुम्हारे आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करने के लिए मोर देन इनफ है। तुम्हारे उत्तर को, तुम्हारी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, ये पर्याप्त है। बोलो है या नहीं, पर्याप्त है। तो उससे क्या होगा, पॉइंट भी काउंट हो जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ भी जाएंगे। अब 14-15 पॉइंट लिखे तो बेचारा वो सोचता है 7.5 नंबर उसका सिर्फ मेन बॉडी पे है, कितना कम दे इसको। तो कम से कम तो मैं वो 7.5 से 8.5 नंबर देके जाएगा आउट ऑफ 15। 10 में से 5.5, 6.5 देके जाएगा। 5.5 का मतलब समझ तो 10 में से 55%, 55%। दुनिया की कोई ताकत टॉप 100 में आने से रोक नहीं सकती, ये समझ लीजिए। बस इंटरव्यू में जाना है, गाली गलौज नहीं करनी है। हाँ भाई, मिनिमम 35% देगा तुम्हें इंटरव्यू में, मैक्सिमम कितना दे देगा, 75। ठीक है, और इंटरव्यू में ऑलरेडी इतना बच्चा समझदार हो चुका होता है। हम लोगों ने कई इंटरव्यू लिया तो देख के लगता है कि नहीं यार, इस बच्चे का जो लेवल है वो 180 प्लस वाला लेवल है। जब मिलते हैं ना तो लगता है मजा आता है बात करके। तो अपने अंदर वो पर्सनालिटी भी डेवलप करना लगे हाथ, कि आपसे मिलकर के इंटरव्यू बोर्ड को मजा आ जाए, लगे कि हाँ यार शानदार बच्चा है। हमें ऐसे ही बच्चे की जरूरत है। इसके विचार हर मुद्दे पर, हर बिंदु पर बहुत क्लियर है, आइडियोलॉजी बहुत एकदम बिल्कुल सिंपल, सरल और सहज, और वो भी क्या है, टू द पॉइंट। फिर गांव में रहा बच्चा तो उसको शहर की समस्याएं पता होनी चाहिए और उसका निराकरण। कोई बच्चा जो शुरू से शहर में रहा है, माता पिता दोनों अधिकारी हैं या दोनों कमा रहे हैं, शुरू से शहर में रहा है, और उसे गांव की समस्याओं का पता होना चाहिए, और गांव की समस्याओं का उसके पास जो निराकरण होना चाहिए वो कैसा निराकरण होना चाहिए, बहुत शानदार और बहुत ज्यादा फिजिबल। ऐसा हवा में नहीं कि हम 5 दिन में
पूरे गांव को स्वर्ग बना देंगे और गांव वालों को स्वर्गवासी, ऐसा नहीं। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे कि इकोनॉमिकली क्या क्या किया, आर्थिक तौर पे कौन कौन से कार्य किए हैं इन लोगों ने। देखो आर्थिक तौर पे सबसे पहले समझ लो कि दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे। तो दादा भाई नौरोजी ने ही आर्थिक दोहन का सिद्धांत ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्क्लोज कर रखा था। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पहला काम किया है कि आपका जो कुटीर उद्योग है, जो इंडियन इंडस्ट्री है, उसे एस्टैब्लिश करने पर बल दिया। तो हमारे यहां इंडिजीनियस इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट को क्या किया, बढ़ावा दिया है। भारतीय हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट लिखेंगे इसको, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा क्या मिला है, ठीक है। अच्छा, उद्योगों को बढ़ावा क्या लगता है आपको, बिना टेक्नोलॉजी के मिल जाएगा? क्या कारण है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई, भारत में नहीं आ पाई? क्योंकि भारत में क्या नहीं आया, टेक्नोलॉजी नहीं आया। तो जब भारत में टेक्नोलॉजी नहीं आया तो औद्योगिक क्रांति भी आया नहीं। तो क्या करेगा, इनका विकास होगा कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, उदारवादी जो है अब तक क्या कह रहे थे, कृषि की बात, खेती करेंगे। अरे खेती करके पेट भर रहा था क्या? क्या खेती करके पेट भर रहा था? तो फिर क्यों करेंगे खेती? इन्होंने कहा खेती करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, विथ टेक्निकल एडवांसमेंट। कैसे करेंगे, विथ टेक्निकल एडवांसमेंट। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में भी, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, इसमें क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके टेक्नोलॉजी के जरिए उद्योग उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बोलो, क्लियर है बात? अरे बोलो भाई, जैसे ब्रिटेन में होता है वैसे करने का प्रयास करेंगे। कैसे करने का प्रयास करेंगे, जैसे ब्रिटेन में होता है वैसे करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इतना लिख लिया, चले आगे। आइए, कल्चरल फंक्शंस, कल्चरल फंक्शंस, कल्चरल फंक्शंस, ठीक है। आइए हम लोग चर्चा करेंगे सांस्कृतिक कार्य क्या क्या किया। देखो सबसे पहले इन्होंने जो है पाश्चात्य सभ्यता का जो श्रेष्ठता है, जो वेस्टर्न रेस का सुप्रीमेसी है, उसको डिस्कार्ड किया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्कार्डेड द सुप्रीमेसी ऑफ वेस्टर्न कल्चर। पाश्चात्य सभ्यता की सर्वोच्चता, पाश्चात्य सभ्यता की सर्वश्रेष्ठता को क्या किया, डिस्कार्ड किया। दूसरा क्या किया, डिस्कार्डेड एंड क्रिटिसाइज द थियरी ऑफ, कौन कौन सी थियरी, एक है वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। क्या है, वाइट्समैन बर्डन थियरी। दूसरा क्या है, एक क्या है, पहला है वाइट्समैन बर्डन थियरी, ठीक है। दूसरा क्या है, पैक्स ब्रिटानिका। तीसरा क्या है, वेस्ट सुपीरियर रेस। सुपीरियर रेस, दूसरा क्या है, सुपीरियर रेस। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है क्या करेंगे, यहां पे सबका डिस्कार्ड किया है। तो लिख लीजिए कि पाश्चात्य संस्कृति का को डिस्कार्ड किया,
डिस्कार्डेड का मतलब था खंडन करना, क्या मतलब होता है, खंडन करना, तो खंडित किया किसे, और क्रिटिसाइज होता है आलोचना, यानी जो श्वेतों के अधिभार का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, श्वेतों के अधिभार का सिद्धांत। श्वेतों के अधिभार का सिद्धांत, इसका खंडन किया, टैक्स ब्रिटानिका और सुपीरियर रेस का भी खंडन किया। बोलो क्लियर है बात, लिख लिया इतना। अब आपने कार्य बता दिया, कार्य में भी लगभग आपने 8-10 पॉइंट बता दिए। कोशिश करना है इसको डायग्राम के फॉर्म में बताने का, या हो सकता है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में पूछ ले कि केवल कार्य बताओ, तो कार्य बता दोगे। अब आइए हम बात करते हैं समीक्षा की, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग बात, समीक्षा की, रिव्यू। और रिव्यू में किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव, सकारात्मक समीक्षा। क्या करेंगे, सकारात्मक समीक्षा। अब देखो समीक्षा फिर वही कार्य पर आधारित होगी। अब बताओ जब युवाओं को जोड़ा तो इसका जनाधार चौड़ा हुआ नहीं हुआ, बड़ा हुआ नहीं हुआ, तो ब्रॉडर द बेस, क्या किया, ब्रॉडर द बेस, ठीक। तो क्या किया, जनाधार का विस्तृत जनाधार, सिर्फ एक शब्द लिख लो, विस्तृत जनाधार। अब तक क्या था, हमारा जनाधार बहुत छोटा था, उदारवादियों ने केवल इलीट हिंदू क्लास को ही शामिल किया था, सबको शामिल नहीं किया था। दूसरा क्या किया, कांग्रेस की जो इमेज थी, आपको याद होगा कि कांग्रेस की इमेज थी क्या, 3 दिन का तमाशा, याद आ रहा है, पढ़े लिखे भारतीयों का राष्ट्रीय मेला। तो ऐसा जो कांग्रेस का इमेज था, उस इमेज से कांग्रेस को बाहर निकाला, क्योंकि अब ये लोग जो है फुल टाइम राजनीति में, ये लोग पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हैं। तो क्या किया, इंप्रूवमेंट इन द इमेज ऑफ कांग्रेस इन फ्रंट ऑफ द मासेस। तो कांग्रेस का जो चरित्र है, जन विचारधारा में बदलाव, क्या किया, कांग्रेस के प्रति जो जन विचारधारा है उसमें बदलाव किया। बोलो क्लियर है, क्या किया, कांग्रेस के प्रति जो जन विचारधारा है उस जन विचारधारा में इन्होंने बदलाव किया। कांग्रेस को वो 3 दिन के तमाशा वाला इमेज से बाहर निकाला। क्या किया, 3 दिन का तमाशा, इमेज से बाहर निकाला। क्या किया कि अब कांग्रेस का जो सेशन है वो 3 दिन का तमाशा नहीं है, 3 दिन का ड्रामा नहीं है। अच्छा, इन्होंने अपने साथ साथ युवाओं को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, किसानों और मजदूरों को जोड़ा, हस्तशिल्पियों को जोड़ा। तो ये बात आप जब यहां लिखोगे तो यहां आप एग्जांपल में कर देना कि अब कौन कौन जुड़ गया है। तो किसान जुड़ा, क्योंकि इन्होंने किसकी बात की, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की बात की, तो किसान जुड़ गया। इससे महिलाएं जुड़ी, इन्होंने युवाओं को जोड़ा, युवा वर्ग जुड़ा, इनसे मजदूर वर्ग जुड़ा। तो जनाधार बहुत चौड़ा हुआ, और इस जनाधार चौड़ा होने के बाद हमने क्या किया, जन आंदोलन का प्रारंभ हुआ। देखो सीधी सी बात है कि जब जन होगा तब तो जन आंदोलन होगा। हमारे पास पहले जन ही नहीं था तो जन आंदोलन कैसे होगा। आप देखो 1905 से पहले कोई भी बड़ा मास मूवमेंट नहीं हुआ है। जितने भी बड़े मास मूवमेंट हुए हैं वो सब के सब 1905 के बाद से हुए हैं। क्लियर है, एक भी जन आंदोलन 1905 के पहले से नहीं हुआ है। ठंडा पानी लेके आओ। ठीक है, साफ है, मेरा फास्ट है आज। चलिए, ये क्लियर है।
अगला क्या किया इन्होंने, जो भारतीय राजनीति थी उसको डेमोक्रेटाइज किया। क्या किया, डेमोक्रेटाइज, यानी लोकतांत्रिकरण किया, जन सहभागिता। भाई जन आ गया तो जन सहभागिता बढ़ेगी ना, और जन सहभागिता बढ़ने का मतलब ही है लोकतांत्रिकरण। तो क्या किया, इंडियन पॉलिटिक्स, राजनीति का लोकतांत्रिकरण। क्या किया, राजनीति का लोकतांत्रिकरण। क्या किया, राजनीति का लोकतांत्रिकरण किया है, डेमोक्रेटाइजेशन किया है। किसका, इंडियन पॉलिटिक्स का। जल्दी बोलो, क्या किया है, इंडियन पॉलिटिक्स का डेमोक्रेटाइजेशन किया है, राजनीतिक करण किया है। बोलो क्लियर है। स्वराज्य और स्वशासन की मांग इतनी जोरदार हुई कि अंग्रेजी शासन को भारत से हटने के लिए अपने अंदर सुधार करने पड़े, सुधारों का दबाव पड़ा। तो आपको याद होगा, अगला इसमें है strongly raised the demand of स्वराज एंड सेल्फ रूल। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि ब्रिटिश सरकार पर सुधारों का दबाव पड़ा। और उसके आपको याद होगा कि 1909 और 1919 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म याद आ रहा है, लाना पड़ा मजबूरी में। भाई लाओ तुम भले कुछ ना, नाम लिखा बड़ा बड़ा सुधार। 1919 और दबाव पड़ा तो नाम लिखा कि भारत में उत्तरदायी शासन के लिए अधिनियम। बात समझ में आ रहा है। तो उसका प्रेशर, इसका फायदा क्या हुआ, तो ब्रिटिश सरकार पर सुधारों का दबाव पड़ा, ब्रिटिश सरकार पर सुधारों हेतु दबाव पड़ा। यही आरोप हम लगाते हैं उदारवादियों पे कि वो ब्रिटिश सरकार को प्रेशराइज नहीं कर पाए, ब्रिटिश सरकार को सुधार के लिए दबाव नहीं डाल पाए। ठीक है। और लास्ट क्या किया, भारतीय कला, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति का महिमा मंडन किया। क्या किया, भारतीय कला, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति का क्या किया, इसका महिमा मंडन किया। ठीक है। तो इससे क्या आया, राष्ट्रवाद को और बल मिला। हम भारतीयों के अंदर भारतीयता के प्रति या देश के प्रति गौरव बढ़ा। इससे क्या होगा, तो इससे नेशनलाइजेशन को या नेशनलिज्म को बल मिलेगा। राष्ट्रवाद को क्या हुआ, इससे बल मिला। ये इसका सकारात्मक प्रभाव था। ठीक है, क्या था, ये इसका सकारात्मक प्रभाव था। आइए बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को, एनी क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव रिव्यू। नेगेटिव, अरे भाई मान जाओ। चले आइए चर्चा करते हैं नकारात्मक की। देखो यार, सीधी सी बात समझो, पहला क्या था कि कई मुद्दों पर इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेस एक्सट्रीमिज्म दिखाया, जिसकी वजह से कांग्रेस का विभाजन हुआ। अति उदारवादिता,
बहुत खराब चीज है, ठीक है। और कोई भी चीज अति बहुत खराब है, ठीक है। कोई भी चीज बैलेंस होना चाहिए, ठीक। आप बहुत ज्यादा सीधे हैं, दुनिया आपका शोषण कर लेगी। हाँ, मैं सच बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सीधा है तो दुनिया उसका शोषण कर लेगी, ठीक। थोड़ा सा अप्रोच बैलेंस होना चाहिए, ठीक। अगर आप चुप रहते हैं बहुत ज्यादा तो दुनिया आपको बेवकूफ समझेगी। अगर आप बहुत बोलते हैं तभी दुनिया आपको बेवकूफ समझेगी। बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। आई बात समझ में? जीवन में बैलेंस अप्रोच होना बहुत जरूरी है। कई बार आप अच्छी बातों में भी हंसते नहीं, मुंह बना के बैठे रहते, फिर आपको दुनिया बेवकूफ समझेगी। कई बार आप बिना बात के हंसते रहते हैं, फिर दुनिया आपको पागल समझेगी। तो आपकी हरकतें आपको डिसाइड करेंगी कि आपका व्यक्तित्व जो है वो किस कैटेगरी का है, ठीक ठाक समझदार व्यक्तित्व है या पागल। आप देखो अपने आसपास गांव में, मोहल्ले में किसी महिला को, किसी बालिका को, किसी बूढ़ी महिला को, पुरुषों को अमूमन नहीं कहते, पुरुष थोड़ा सा अप्रोच बैलेंस कर लेता है, अमूमन मेरी निजी धारणा है, किसी पुरुष को भी कह सकते हैं, ठीक है। लोग पागल कहते हैं, क्या कहते हैं? पागल कहे बेमतलब। तो यहां पे इन्होंने क्या किया? अति उग्रवादिता दिखाई, इतना एक्सट्रीमिज्म फैला दिया कि उसके बाद कांग्रेस का दो पार्ट में क्या हो गया? गरम दल और नरम दल में क्या हो गया? तो आप गए थे एकता बनाने और क्या हो गया? कांग्रेस का ही विखंडन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगेगा या नहीं लगेगा? जब कांग्रेस का विखंडन हुआ तो कांग्रेस कमजोर हुआ या नहीं हुआ? बीजी तिलक आज से नहीं, 1899 से अंग्रेजों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। जहर 1908 में गिरफ्तार किया अंग्रेज का है, उसके पहले का ही नहीं कर लिया। कांग्रेस कमजोर हुई तो जो नेता थे वो जेल चले गए, 6 साल जेल रह के आए। 8 में गिरफ्तार किया था, 8 में जेल भेजा, 14 में रिहा हुए, 6 साल की सजा काट के आए बाहर। और कूद लो, ये नकारात्मकता थी। कुछ जगहों पे क्या किया इन लोगों ने कि एनसी, देखो हम जब बात करते हैं ना भारत के गौरव की, तो क्या भारत का गौरव केवल एंशिएंट इंडिया में है, मिडाइवल में नहीं है? क्या हमारे लिए केवल भारतीय प्राचीनता के जो तत्व है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय, नालंदा की बात करेंगे, तक्षशिला की बात करेंगे, उसमें तो हमारे यहां ही था सब। लेकिन क्या आप ताजमहल को इग्नोर कर देंगे? क्या आप लाल किला को इग्नोर कर देंगे? तो हमने क्या किया कि जब हमने भारत का महिमा मंडन किया तो केवल और केवल एंशिएंट कल्चर का महिमा मंडन किया, केवल और केवल एंशिएंट को ग्लोरीफाई किया, मिडाइवल को नेग्लेक्ट किया। तो उससे जो देश का एक वर्ग था, इस्लामिक वर्ग, मुस्लिम वर्ग, वो बड़ा नेग्लेक्टेड फील हुआ। क्या ताजमहल का कोई वैल्यू नहीं देश में? अरे है यार, भारत के टूरिज्म इकोनॉमी में एक बड़ा रेवेन्यू है। इनफैक्ट आगरा शहर चलता ही उस पे, ठीक है। बड़ा रीढ़ का हड्डी है टूरिज्म का हमारे यहाँ, ये इस्लामिक बिल्डिंग्स। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया? बिल्कुल नेगलेक्ट किया, साइड से। एक बात और समझो, यही वो समय है जब 1906 में मुस्लिम लीग बन चुका है। ऐसे में अगर आप इग्नोर कीजिएगा, इनकार कीजिएगा इन चीजों से, तो कोई वर्ग है जो क्या करेगा? जो अंदर अंदर आग लगाएगा, और इससे सांप्रदायिकता को क्या मिला? बढ़ावा मिला, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि इन लोगों ने इतना एग्रेसिव भाषण लिखा, इतना एग्रेसिव लेख लिखा, भाषण दिया, जन सम्मेलन किया, बुला तो लिया यूथ को, लेकिन यूथ को सही दिशा देने में नाकाम रहे, क्योंकि खुद ही जेल चले गए। अब बीजी तिलक साहब बहुत उग्र भाषण लिखते थे, इनको अंग्रेजों ने भारतीय शांति का जनक कहा है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा। अब इतना उग्र लिखोगे, सारे लोग आ तो गए, लेकिन उस भीड़ को, उस एनर्जी को आपने क्या किया? मोबिलाइज नहीं किया। उस एनर्जी को आप राष्ट्रहित में लगा नहीं पाए और उनको आप नेतृत्व देने में सफल नहीं रहे। तो जब वो उदारवादियों से दुखी हो गया था तो आपके पास आया, आपने भी क्या किया? उनको कोई सही रास्ता, सही लीडरशिप नहीं दिया, तो कहां जाएगा वो? अब वो ज्वाइन करेगा भगत सिंह को।
अब इनकी फेलियर की वजह से भारत में बम और पिस्तौल की राजनीति आएगी, भारत में हिंसा की राजनीति आएगी और भारत में क्रांतिकारी चरण हिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो ये तीन बातें नकारात्मक, कोशिश करना है कि सकारात्मक ज्यादा और नकारात्मक कम। ठीक है, अगर 5 पॉइंट आपने सकारात्मक लिखा है तो 4 या 3 पॉइंट लिखे नकारात्मक में, ये नहीं कि एकदम पानी पी पी करके शिकायत लिखना है। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है? महिलाओं, आपको अपने सास और ननद की बुराई नहीं करनी है कि बस पानी पी पी करके खोज खोज के बुराई कर रही है। ठीक, और पुरुष अमूमन इतनी बुराई करता नहीं है। ठीक है, हाँ भले ही उसे अपने एक्स के बारे में क्यों ना कहना पड़े, वो तभी 0 ही कहता है, एक्स की वैल्यू 0 ना। हाँ, वो इतनी बुराई करता नहीं है, महिलाएं थोड़ा ज्यादा कर जाती हैं। कई बार कॉपी देख के समझ में आता है अच्छा कॉपी है किसकी। इतना एक्सट्रीम बुराई कौन कर सकता है? हालांकि मेरी ये निजी राय है, फिर भी कोशिश करना है बचने का। ठीक है, एकदम पानी पी पी करके बुराई करने का जरूरत नहीं है यहां पे। आइए नेगेटिव में क्या होगा, लिखिए पहला, अति उग्रवादिता हुई, अति उग्रवादिता। अब अति उग्रवादिता करोगे तो क्या होगा, बैलेंस बनाना मुश्किल, तो संतुलन बिगड़ा, बैलेंस अप्रोच था वो बिगड़ जाएगा, तो संतुलन खराब होगा, और संतुलन खराब होने की वजह से क्या होगा, देखो यार ऐसे ही लिख दोगे ना तब भी नंबर मिल जाएगा। कांग्रेस का विभाजन हुआ। अब जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो हमारे यहां जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ था वो टूट गया, हम संगठनात्मक रूप से कमजोर हुए। ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक रूप से कमजोर हुए। हम क्या हुए, हम संगठनात्मक रूप से कमजोर हुए। बोलो क्लियर है? हम क्या हुए, हम संगठनात्मक रूप से कमजोर हुए, और हम जब संगठनात्मक रूप से कमजोर हुए तो उसका रिजल्ट क्या रहा? अरे बोलो यार, कांग्रेस ने, भाई देखो सीधी सी बात है, हम कमजोर होंगे तो सरकार क्या हो जाएगी, मजबूत। इस बार का जो चुनाव है, कुछ भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर बहुत दबाव है, बहुत। अच्छा, मैं चाहता था कि एक दबाव रहे सरकार पर। एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी, जैसे कुछ बड़े फैसले अगर सरकार लेना चाहेगी राष्ट्र हित में तो उसे विपक्ष या अपने सहयोगी दलों का मुंह देखना होगा। और भारतीय राजनीति में यह विडंबना है कि मुद्दा राष्ट्रहित का हो तब भी विपक्ष हमारे साथ आने को तैयार नहीं होता, मुद्दा आतंकवाद का हो तभी विपक्ष साथ नहीं आता। जबकि होना यह चाहिए कि आपस में चाहे जितने मतभेद हो, चाहे जितने मनभेद हो, जब बात राष्ट्रीय एकता की आए, जब बात राष्ट्रहित की आए, जब बात देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता की आए, तो सारे मतभेदों को भुला करके पूरे देश को एक साथ एकजुट खड़ा होना चाहिए सरकार को सपोर्ट करने के लिए। बट भारत में ऐसा न के बराबर देखा गया है। बट भारत में क्या है, ऐसा न के बराबर देखा गया है, ऐसा भारत में दिखाई देता नहीं है। तो इससे क्या होगा, बोलो, देख रहे हो ये एक नया फ्लो चार्ट है। ठीक है, इस तरह से भी आप चीजों को लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि तो चीजें क्लियरली दिख जाएं यार। उसे तुम्हारे प्रीपोजिशन कंजंक्शन से बहुत मतलब नहीं है। अगर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा आप इस तरह से प्रेजेंट कीजिएगा। हाँ, एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल, इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, आपको हर बात का एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ना है, ताकि बिना एग्जाम्पल के नहीं, ताकि वो पूरा भरा भरा सा डायग्राम दिखे। अगर पेज भरा भरा सा है तो चल जाएगा। एक काम और कीजिएगा, मैं बार बार आपसे कहता हूं, पिछले साल के जो टॉपर्स है उनकी कॉपी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम वाले कॉपियां देखिएगा इंग्लिश मीडियम पर, और देखिएगा कि क्यों अंग्रेजी मीडियम वाला टॉप कर रहा है,
क्यों अंग्रेजी मीडियम का बच्चा टॉप कर रहा है? पहला जवाब उसका यह है कि वो सारे के सारे सवाल कर लेता है, इसलिए टॉप कर रहा है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा पूरा पेज भरता है, बड़ा बड़ा लिखता है, पैराग्राफ में लिखता है। आप देखिएगा हिंदी मीडियम टॉपर्स की कॉपियां, वो पूरा पॉइंट वाइज लिखेगा, पूरा एक्सप्लेन्ड वे में लिखेगा। और अंग्रेजी में क्या करेगा? ऐसा डायग्राम बना बना के आगे बढ़ जाएगा, सारी बात भी लिख देगा, स्पेस भी फिल कर देगा और टाइम भी कम लगेगा उसे। तो हिंदी मीडियम वाला सारे आंसर ही सॉल्व नहीं कर पाता, अंग्रेजी वाला सारा आंसर ठीक से सॉल्व करता है। हिंदी वाला लिखना शुरू करेगा बड़ा सुंदर सुंदर, देखना पूरी कॉपी, पहला पेज दूसरा पेज बड़ा सुंदर सुंदर, अंतिम पेज तक आते थे पढ़ के दिखाओ तो जाने। हाँ। हालत यही होती कि पढ़ के दिखाओ तो जाने। एक बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे कि हमारे हैंडराइटिंग जैसी पहली पेज पे वैसे ही आखिरी पेज पे होगी, तो थोड़ा सा आपको एक देखो वो चीज है ना, ये आपके व्यक्तित्व की स्थिरता को दिखाता है। क्या दिखाता है? व्यक्तित्व के स्थिरता को, जैसा पहले पेज पे वैसा ही आखिरी पेज पे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इन्होंने क्या किया है कि प्राचीन संस्कृति का महिमा मंडन किया, एंशिएंट को ग्लोरीफाई किया। क्या किया? एंशिएंट को ग्लोरीफाई किया, सिर्फ एंशिएंट कल्चर को महिमा मंडन किया। तो क्या किया? मिडाइवल या इस्लामिक कल्चर को इग्नोर किया ना, बोलो यार। तो क्या होगा? जो इस्लामिक कल्चर है भाई, जानबूझ के किया हो, विलिंगली या नॉन विलिंगली, हमको उससे मतलब नहीं, हुआ तो वही ना। मैं मानता हूं आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हुआ तो वही। तो इस्लामिक कल्चर क्या होगा? इग्नोर्ड। और इसका नुकसान क्या हुआ? कम्युनलिज्म बढ़ गया। क्या हो गया? कम्युनलिज्म बढ़ गया। बोलो क्लियर है? संप्रदायवाद, ऑब्वियसली बात है संप्रदायवाद बढ़ जाएगा यार। तीसरा, इन्होंने यूथ को अट्रैक्ट तो किया, लेकिन उनको लीडरशिप नहीं दे पाए। उनको लीडरशिप नहीं दे पाए। अब जब लीडरशिप आप नहीं दे पाए, उसकी जो एनर्जी थी तो हम लोग बात कर रहे थे कि डिससेटिस्फैक्शन आएगा, और इसकी वजह से क्या आएगा? वॉयलेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। वॉयलेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में बम और पिस्तौल की राजनीति आएगी, हिंसा आएगी। क्या आएगी? हिंसा। ठीक है, क्या आएगा? हिंसा आएगा, बम और पिस्तौल की राजनीति होगी। अब आइए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे, ठीक है, निष्कर्ष। देखो ध्यान समझ लो, कोई भी चरण हो, चाहे उदारवादी चरण हो, चाहे उग्रवादी चरण हो, कोई भी चरण हो, आप किसी भी चरण को किसी भी सूरत हाल में बहुत ज्यादा डिफेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन में कि उग्रवादी चरण ने कुछ कमियां अवश्य थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बड़े पैमाने पर जन आंदोलन चलाने के लिए आवश्यक जमीन तैयार की। क्या लिखेंगे फाइनली? क्या लिखेंगे कि बड़े पैमाने पर क्या किया? तो जन आंदोलनों हेतु आवश्यक जमीन तैयार की। प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर द मास मूवमेंट एट द लार्ज स्केल। अच्छा अंग्रेजी में लिख लो, मतलब हिंदी में लिख लो, जन आंदोलनों हेतु आवश्यक जमीन तैयार की।
आवश्यक जमीन तैयार की। बोलो क्लियर है? क्या किया? बड़े पैमाने पर आवश्यक जमीन तैयार की। किस बात के लिए? जन आंदोलनों के लिए। और क्या किया? भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिकरण करने का सफलतम प्रयास किया। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये 2 लाइन लिख करके कंक्लूड कर सकते हैं आप कि भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिकरण। बोलो क्लियर है? कंक्लूजन क्लियर, जल्दी बोलो कंक्लूजन क्लियर है? क्या किया? भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिकरण करने का प्रयास किया। बोलो क्लियर? लिख लेंगे सब लोग? तो ठीक है, इस क्वेश्चंस को ऑफलाइन वाले लिख करके लेकर के आएंगे कल, ऑनलाइन वाले टेलीग्राम पे सबमिट करेंगे। यहां पे ये सेशन समाप्त होता है। हम अगले सेशन में मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।